नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की। सोचकर ही अजीब लगता है ना, कि कैसे एक राजकुमार की हत्या ने पूरी दुनिया को ही जंग की आग में झोंक दिया। पर सच तो ये है कि ये बस एक चिंगारी थी। बारूद तो पहले से ही जमा हो रहा था। तो चलिए समझते हैं कि ये तनाव का पूरा जाल आखिर बुना कैसे गया था। इस महायुद्ध को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन वजहों को देखना होगा जो कई दशकों से यूरोप के अंदर ही अंदर पनप रही थी। देखिए, 1871 से पहले यूरोप में शक्तियों का एक नाजुक सा बैलेंस बना हुआ था, लेकिन फिर जर्मनी एक होकर एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा। अब इसने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पुराने दिग्गजों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी और पूरे महाद्वीप में एक बेचैनी और होड़ का माहौल बन गया। अब माहौल ऐसा बना कि पूरे यूरोप में गुटबाजी शुरू हो गई। देशों ने आपस में खुफिया संधियां करनी शुरू कर दी। एक तरफ था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे, और दूसरी तरफ था ट्रिपल एंटेंट, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर एक देश पर भी हमला हुआ तो उसके सारे दोस्त देश उसकी मदद के लिए कूद पड़ेंगे। मतलब एक छोटी सी लड़ाई भी पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले सकती थी। और इस गुटबाजी के पीछे भी कई बड़ी वजहें थी, जैसे कि साम्राज्यवाद, मतलब हर देश ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश चाहता था। फिर था सैन्यवाद, हर कोई अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में लगा था, एक होड़ सी मची थी। और इन सबसे ऊपर था उग्र राष्ट्रवाद, एक ऐसी सोच जिसमें हर देश खुद को सबसे महान समझता था। और तो और उस जमाने के अखबार भी झूठी सच्ची खबरें छापकर लोगों की भावनाओं को भड़का रहे थे। ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक माहौल बना रही थीं। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 28 जून 1914 को सराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की हत्या कर दी गई। बस यही थी वो चिंगारी जिसकी हम बात कर रहे थे। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसका पूरा इल्जाम सर्बिया पर डाल दिया और उसे लगा कि सर्बिया को सबक सिखाने का यही सही मौका है। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक घटनाएं होती चली गईं। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। सर्बिया की मदद के लिए उसका दोस्त रूस आगे आया। रूस को देखकर जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त था, उसने रूस और फ्रांस दोनों के खिलाफ जंग छेड़ दी। और फिर जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो बेल्जियम को बचाने के लिए की गई अपनी संधि का मान रखते हुए ब्रिटेन भी इस जंग में कूद पड़ा। बस कुछ ही हफ्तों में पूरा यूरोप युद्ध की आग में जल रहा था। तो युद्ध शुरू तो हो गया, लेकिन सालों तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। एक तरह का डेडलॉक बन गया था। पर फिर आया साल 1917 और इस साल दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने युद्ध का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। एक तरफ तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और लेनिन ने अपनी सरकार बनाने के बाद रूस को युद्ध से बाहर निकाल लिया। ये मित्र राष्ट्रों के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन तभी दूसरी तरफ एक और बड़ी घटना हुई। जर्मनी के हमलों से तंग आकर अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। तो हुआ ये कि एक बड़ी ताकत के जाने की भरपाई एक नई और ताकतवर एंट्री ने कर दी, और अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी हो गया। और आखिरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध रुका। इसके बाद जो देश जीते थे वो सब पेरिस में इकट्ठा हुए। मकसद था एक नई दुनिया का ताना बाना बुनना। अब इस शांति सम्मेलन में असल में सारी ताकत ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के हाथ में थी। हारे हुए देशों जैसे जर्मनी और यहाँ तक कि रूस को भी बुलाया तक नहीं गया। जो भी शर्तें तय हुईं वो इन बड़े देशों ने मिल के तय की और हारे हुए देशों पर बस थोप दी। और इन संधियों में सबसे अहम थी वर्साई की संधि, जो जर्मनी पर लगाई गई थी। ये शर्तें बहुत ज़्यादा कठोर थीं। जर्मनी से उसके कई इलाके छीन लिए गए, उसकी सेना को बहुत छोटा कर दिया गया और युद्ध का सारा दोष उस पर मढ़कर भारी भरकम हर्जाना भी लगा दिया गया। साफ था, मकसद जर्मनी को इतना कमजोर कर देना था कि वो दोबारा कभी सिर न उठा सके। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जर्मनी ने अपनी 13% जमीन खो दी और साथ ही अपनी 10% आबादी भी। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे, ये वो इलाके थे जहां उद्योग थे, संसाधन थे। जाहिर है इससे जर्मनी में गहरे अपमान की भावना पैदा हुई। तो इस युद्ध के राजनीतिक नतीजे बहुत दूर तक गए। दुनिया का नक्शा ही बदल गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस और ऑटोमन साम्राज्य,
ये 4 बड़े-बड़े साम्राज्य खत्म हो गए। इनकी जगह चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड जैसे कई नए देश बने। इतना ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में भी आज़ादी की लहर तेज हो गई। और हाँ, रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद दुनिया का पहला बड़ा समाजवादी देश सोवियत संघ बना। इसका असर समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। यूरोप में भयंकर तबाही हुई थी, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक संकट पैदा हो गया। लेकिन एक दिलचस्प बदलाव भी आया। जब पुरुष जंग लड़ रहे थे, तो महिलाओं ने बड़ी संख्या में घरों से निकलकर कारखानों में काम करना शुरू किया। इससे उनकी समाज में भूमिका बदली और उन्हें ब्रिटेन जैसे देशों में वोट देने का अधिकार भी मिला। साथ ही मजदूरों के आंदोलनों को भी बल मिला। तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन शांति नहीं आई, बल्कि एक नई तरह की उथल-पुथल का दौर शुरू हुआ। और इसी माहौल में फासीवाद और नाजीवाद जैसी खतरनाक विचारधाराओं को पनपने का मौका मिला। खासकर इटली और जर्मनी में, जो शांति संधियों से बहुत नाराज थे, वहां आर्थिक तंगी भी थी। इसी असंतोष और अपमान की भावना का फायदा उठाकर इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह सत्ता में आए। उन्होंने लोगों से उनके देश का खोया हुआ गौरव वापस दिलाने का वादा किया। हाँ, इस तबाही के बाद दुनिया को एक सबक भी मिला। भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ बनाया गया। ये अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का आइडिया था। ये दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने की पहली बड़ी कोशिश थी। हालांकि ये कोशिश आगे चलकर कामयाब नहीं हो सकी। और यहीं पर इतिहास का एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रथम विश्व युद्ध को कहा गया था सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध। लेकिन क्या शांति लाने की कोशिश में ही अनजाने में इतिहास के सबसे भयानक युद्ध यानी दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।